नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र आप लोगों के समक्ष अर्थशास्त्र एक परिचय के अंतर्गत अर्थशास्त्र की सीमाएं के बारे में आज चर्चा करने जा रहा हूं। किसी भी शास्त्र, किसी भी ज्ञान के बारे में यह जानना कि वह क्या है जितना महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण यह जानना नहीं है कि वो क्या नहीं है। यदि आप ये दोनों चीज़ें जान पाते हैं तो उस शास्त्र का पूर्ण ज्ञान आपको होता है। इसके पहले के 2 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र क्यों पढ़ा जाता है, कब तक पढ़ाया जाएगा। हमने ये भी चर्चा किया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, यह विज्ञान है या कला है अथवा सामाजिक विज्ञान है या एक नैतिक सामाजिक विज्ञान है। इन सब चीज़ों के बारे में पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र की सीमा रेखा क्या है। जैसे अगर आप भारत के बारे में जानते हैं तो आपको भारत की सीमा रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप नहीं जानते हैं तो निश्चित तौर पर आपका ज्ञान अपूर्ण है, अधूरा है। इस लिहाज से हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे कि अर्थशास्त्र की सीमा क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहली जो सीमा मुझे समझ में आती है वो यह आती है कि हम हमेशा अर्थशास्त्र के जब किसी भी नियम के बारे में चर्चा करते हैं तो ये चीज़ ज़रूर कहते हैं, अन्य बातें समान रहने पर। यानी अगर देखा जाए कि अर्थशास्त्र के नियम जो हैं वो मान्यताओं पर आधारित हैं। इकोनॉमिक लॉ बेस्ड ऑन assumptions. If assumptions are changed, the outcome will also be changed. इसलिए हमें यह पहले ध्यान देना पड़ेगा कि ये अन्य बातें समान रहने का क्या अर्थ है। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं। अक्सर किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांगी गई मात्रा के बारे में हम चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाए तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन उसके पहले हम लगाते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन कौन सी हो सकती हैं जो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित कर सकती हैं। कीमत भी प्रभावित कर रही है, लेकिन अन्य तत्व भी हैं जो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को प्रभावित करते हैं। उन सारे तत्वों को हम स्थिर मान लेते हैं और फिर यह चेक करते हैं, फिर यह परीक्षण करते हैं कि यदि कीमत में परिवर्तन हो, केवल कीमत में परिवर्तन हो, तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन होगा। तो जरा देखें कि वो अन्य बातें कौन कौन सी हैं जिसे हमने स्थिर मान लिया है। जैसे अगर किसी वस्तु की मांग के बारे में हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है किसी भी वस्तु की मांग पर उसकी खुद की कीमत का प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, उपभोक्ता, उसकी खुद की आय का प्रभाव पड़ता है। फिर स्थानापन्न वस्तुएं, यानी जैसे चाय और कॉफ़ी है। यदि वो चाय और कॉफ़ी हैं तो उन चाय और कॉफ़ी के यानी जो स्थानापन्न, अगर चाय को देखें तो कॉफ़ी का यूज हो सकता है, कॉफ़ी देखें तो चाय का यूज हो सकता है। तो उन ये ऐसे स्थानापन्न वस्तुओं की आपस में
कीमतों का भी प्रभाव वस्तु की मांगी गई मात्रा पर पड़ता है। लेकिन यहाँ हम अर्थशास्त्र में जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा का अध्ययन करते हैं तो अन्य सारे प्रभावों को स्थिर मान लेते हैं, यानी उपभोक्ता की आय, स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतें, लोगों की रुचियां, फैशन, इन सारी चीज़ों को स्थिर मान लिया जाता है, यानी वह स्थिर रहे, वह एक समान रहे। और फिर क्या हम देखते हैं कि फिर उस वस्तु की कीमत में पड़ने वाले वृद्धि अथवा कमी का उसकी मांग पर क्या असर पड़ता है। इसलिए पहला जो सीमा है वह इस बात पर निर्भर करती है कि अर्थशास्त्र में अन्य बातें समान रहने का एक एजम्पशन है। इस एजम्पशन को अगर आप हटा देंगे तो फिर अर्थशास्त्र के नियम कार्य नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक महत्वपूर्ण सीमांकन है वह यह है कि अर्थशास्त्र में केवल मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा यह शास्त्र क्या है कि केवल मनुष्यों का ही अध्ययन किया जाता? हाँ, अर्थशास्त्र में केवल मनुष्य का अध्ययन किया जाता है, उसके आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, उसके चाहे वो आय पक्ष हो, चाहे व्यय पक्ष हो, चाहे उपभोग पक्ष हो, ये जितने भी उसके व्यवहार हैं, चाहे निवेश हो, चाहे बचत हो, यह केवल मानवीय अवस्था का ही हम अध्ययन करते हैं। हम किसी पशु पक्षी का अध्ययन नहीं करते, हम किसी निर्जीव वस्तु का अध्ययन नहीं करते। तो यह भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन है उसका केंद्र जो है वह केवल मनुष्य है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तीसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अर्थशास्त्र में ये मान्यता की जाती है कि मनुष्य विवेकशील है। तो यह बहुत बड़ा एजम्पशन है। हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं, अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन करता है, लेकिन किस मनुष्य का अध्ययन करता है? वह विवेकशील हो। तो विवेकशील होने का अर्थ क्या है? क्या उसका नाम विवेक कुमार हो? नहीं, ऐसा नहीं है। नाम रख लेने से कोई विवेकशील नहीं होता है, वरन उसका व्यवहार लॉजिकल हो, यानी स्टडी ऑफ रैशनल मैन। इकोनॉमिक्स यह मान्यता करता है कि जो इंसान होगा, जो मानव होगा, वह रैशनल होगा। रैशनल का मतलब वह इस बात को समझे कि यदि दो स्थितियां हों जिसमें एक बार में उसे 100 वस्तु प्राप्त हो रही हो और दूसरी बार में उसे 200 वस्तु प्राप्त हो रही हो, ऐसी दो स्थितियां यदि हैं तो विवेकवान या विवेकशील मनुष्य उसे कहा जाएगा कि इन दोनों स्थितियों में से यदि वह ए का चुनाव करता है तो निश्चित तौर पर वह विवेकशील नहीं है, लेकिन यदि वह बी का चुनाव करता है तो यह माना जाएगा कि वह व्यक्ति विवेकशील है। अब प्रश्न यह है कि यह जो उदाहरण हमने दिया यह इस बात पर आधारित दिया कि जो वस्तुएं हैं वह एक समान हैं, उनके गुण, धर्म, रूप, रंग, आकार में कोई अंतर नहीं है, और यदि अंतर नहीं है तो एक विवेकशील मनुष्य होने का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो ये है कि किसी भी अवस्था में कम की जगह यदि वह अधिक प्राप्त करने की कोशिश करता है तो उसे हम विवेकशील कहेंगे, लॉजिकल कहेंगे। क्योंकि जब उपभोक्ता की हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि उपभोक्ता अपने संतोष को अधिकतम करना चाहता है, उत्पादनकर्ता अपने उत्पादन को अधिकतम करना चाहता है, फर्में अपने लाभ को
अधिकतम करना चाहते हैं। तो अर्थशास्त्र में इस नियम का प्रयोग किया गया है, इस शर्त का प्रयोग किया गया है कि जो मनुष्य है वो कैसा है, विवेकशील है। अब आते हैं अर्थशास्त्र के चौथे सीमा के बारे में, और वह है कि अर्थशास्त्र के नियम निश्चित और सार्वभौमिक नहीं होते हैं। इकोनॉमिक लॉज आर नॉट एग्जैक्ट एंड यूनिवर्सल। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम इस पर कई बार पिछले वीडियो में हमने इस पर चर्चा किया था कि अर्थशास्त्र के नियम निश्चित हैं और सार्वभौमिक हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले एक पर चर्चा करते हैं कि निश्चित हैं क्या अर्थशास्त्र के नियम? नहीं, निश्चित नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि यदि किसी वस्तु की कीमत 20% कम हो जाए तो उसकी मांगी जाने वाली मात्रा 20% बढ़ जाएगी। यह निश्चित नहीं है। बढ़ भी सकती है और नहीं भी बढ़ सकती है, उससे अधिक भी हो सकती है और उससे कम भी हो सकती है, और कोई परिवर्तन भी नहीं हो सकता है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के नियम निश्चित नहीं हैं और सार्वभौमिक का मतलब जो नियम यहाँ कार्य करता है, भारत में कार्य करे, वही नियम अमेरिका में भी कार्य करे, वही नियम इंग्लैंड में भी कार्य करे, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि अर्थशास्त्र मानव का अध्ययन करता है और मानव की जो रुचियां हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, जो इच्छाएं हैं, वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। इसलिए जिस मानव का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं वह सांस्कृतिक रूप से भिन्न मानव है, और अमेरिका या इंग्लैंड का जो इंसान है वह सांस्कृतिक रूप से भिन्न है। वहाँ के संस्कार अलग हैं, वहाँ के उसकी जो इच्छाओं का क्रम है वो अलग है। इसलिए वहाँ पर नियम सार्वभौमिक तौर पर जो भारत में होगा वो वहाँ पर मान्य नहीं होगा। अब एक और मान्यता पर हम आते हैं, वो ये है कि अर्थशास्त्र विवाद रहित नहीं है या अर्थशास्त्र निर्विवाद नहीं है। इकोनॉमिक्स इज नॉट नॉन कंट्रोवर्शियल, यानी अर्थशास्त्र निर्विवाद है, ऐसा नहीं है। क्योंकि कहा गया है कि जब अर्थशास्त्री इकट्ठे होते हैं तो उनमें आपस में वाद विवाद अवश्य होता रहता है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में भी सुनते रहते हैं, मुद्रास्फीति के बारे में भी सुनते रहते हैं, आर्थिक विकास के बारे में भी आप सुनते रहते हैं कि भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार भिन्न भिन्न होते हैं। कोई कहता है कि आर्थिक विकास तेज़ी से होने जा रहा है, कोई कहता है कि नहीं, आर्थिक विकास ठीक नहीं हो रहा है, कोई कहता है इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, कोई कहता है कि नहीं, बेरोज़गारी कम होगी। तो ये एक भिन्नताएँ। वुटन एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इस बारे में एक बहुत अच्छा कमेंट किया जो हमेशा हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि whenever 6 economists gather, there are 7 opinions। जब कभी भी 6 अर्थशास्त्री इकट्ठे हों और वो वार्तालाप करें तो उनके वार्तालाप के बाद वो 6 ओपिनियन नहीं होगा, 6 मत नहीं निकलेंगे, वरन क्या होंगे, 6 से अधिक, यानी 7 मत पैदा हो जाएंगे। इस तरह से हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र में लगातार वाद विवाद और प्रतिवाद परिवर्तन होता रहता है। अब अगर हम इस सीमाओं का निष्कर्ष निकालें कि इतनी सीमाएं हैं और इन सीमाओं के साथ हमें अर्थशास्त्र को समझना चाहिए, जानना चाहिए, तो ये समझ में आता है कि हाँ, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक समस्याओं का, यानी जो आर्थिक रूप से हम चुनाव करते हैं, उसका वैज्ञानिक विधि द्वारा हल प्रस्तुत करता है। यानी
बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिफिक सॉल्यूशन देता है अर्थशास्त्र मानव के आर्थिक समस्याओं का। यही अर्थशास्त्र है। लेकिन यह ऊपर की जितनी सीमाएं दी गई हैं उन सीमाओं के साथ देता है। यदि आप उन सीमाओं का ध्यान नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर आपको अर्थशास्त्र समझ में नहीं आएगा। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं और अगले वीडियो में हम फिर से मुलाकात करेंगे इस उम्मीद के साथ कि हम अर्थशास्त्र के किसी एक नए चैप्टर की फिर से शुरुआत करेंगे। नमस्कार।